माय नेम इज राय हमजा, आई बिलोंग टू 49 सीटीपी। और अभी हमारी जो है, मेरा जो ग्रुप है, ऑक्यूपेशनल ग्रुप जो है वो है इनलैंड रेवेन्यू सर्विस। आई स्कोर्ड 90th पोजीशन पाकिस्तान इन 2020 एग्जाम। एंड अभी जो मेरी एसटीपी हमारी चल रही है, सीटीपी हमारी कंक्लूड हो गई है, अभी हमारी एसटीपी चल रही है सब लोगों की। ठीक है जी। तो हमारी, क्योंकि इनकम टैक्स की जो आईरेस को जनरली हम इनकम टैक्स ग्रुप कहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं आती आईरेस इन रेवेन्यू सर्विस की। तो इसको इनकम टैक्स इन रेवेन्यू सर्विस क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी पूरी स्टोरी है, तो वो हमारी डिबेट रेलिवेंट हो जाएगी। तो मैं ना आप लोगों के साथ एक फॉर्मेट, आज हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना हमने कुछ भी नहीं। ओरिएंटेशन क्लास में, ओरिएंटेशन क्लास में जो हम लोग ज्यादा चीज डिस्कस करते होते हैं, वो ये करते होते हैं जी कि हम किस डिमेंशन में अपने बैच को लेके चलेंगे। ठीक है जी। पहले मैं आपको दो तीन बातें जनरल बता देता हूँ, जनरल रहते हैं, हम स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ ही आ जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक स्लाइड शेयर कर देता हूँ, आपको एक रोड मैप दे देता हूँ कि हम अपने जो ऐसे का सेशन होगा उसको कैसे लेके चलेंगे। ठीक है जी। ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमारा मॉड्यूल कैसे लेके उसको चलेंगे। ठीक है जी। मैं आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग काइंडली मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों के साथ हो रही है कि नहीं हो रही। आई होप आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर हो रही होंगी। ठीक है जी, हो रही स्लाइड शेयर आपके साथ, मुझे कोई बोल के बता दे या मैसेज कर दे। हो रही जी स्लाइड शेयर आप लोगों के साथ? जी सर, शेयर हो रही। सर जी सर हो रही है। थैंक यू। कहीं पे अगर स्टक होती हैं या कहीं पे डिस्ट्रॉक्शन आती है तो काइंडली आप लोग मुझे रोक के बता दीजिएगा। ठीक है जी। सवाल जो हम लास्ट पे लेंगे, आपको मैं थोड़ा सा रोड में बता देता हूँ। और मैंने कुछ जो मेरे पिछले बैचेस मेरे गए हैं, उनमें से कुछ चीजें मैंने खुद पिन पॉइंट भी की हैं। और इस बैच के अंदर, क्योंकि हमारा ये क्रैश कोर्स टाइप होता है, टाइम हमारे पास थोड़ा होता है। लाइक हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर ये कंसेक्टिव क्लासेस रख देंगे तो 10-12 लेक्चर हमारे 2 वीक्स में खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके हिसाब से फिर हमने अपनी चीजें मैनेज करनी होती है। तो इसमें ज्यादातर जो मेरा फोकस होता है पहले भी, वो ये होता है कि हमारा फोकस होता है स्ट्रक्चर के ऊपर, ऐसे के स्ट्रक्चर के ऊपर। और हम फिर कुछ जनरल टॉपिक से कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। उसमें ज्यादातर ये होता है कि जो मेरे अर्ली लेक्चर्स होते हैं उसमें मैं पढ़ाता हूँ, और लास्ट में हमारे जो कुछ लेक्चर्स होते हैं उसमें फिर हम थोड़ी सी क्लास में डिस्कशन भी इन्वॉल्व में कर लेता हूँ कि ना आप भी बताएं आपके इसके ऊपर क्या व्यू है, ताकि ब्रेन स्टॉर्मिंग किस तरह करते हैं पेपर के अंदर, हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मैं आपको थोड़ा सा रोड मैप बता देता हूँ एक दफा, जल्दी जल्दी में। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मेरे लास्ट वाले बैचेस थे, मैं इस दफा क्या सोच रहा हूँ कि हम डिफरेंस थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश करें इस दफा। अच्छा जी। मतलब ये तो जनरल बातें हैं, ऐसे का ये सारी लिखने के। आपका सीएसएस में ऐसे कितने होते हैं, कितने वर्ड्स का आपने लिखना होता है। अब फिर इसके ऊपर भी एक पूरी डिबेट है कि जो वर्ड्स इन्होंने लिखे हुए हैं कि इतने वर्ड्स के लिखना होता है कि हम इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। टॉपिक्स कितने आते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती है, हमें कौन सा टॉपिक चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। इस और फिर हमें आउटलाइन किस तरह बनानी चाहिए, हमें इंट्रो को स्टार्ट किस तरह करना चाहिए, हमने हमें ऐसे को लेकर चला किस तरह चाहिए। इस सारी की सारी डिबेट्स आपकी आती है स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये सारा का सारा आपका चीज किस चीज का पार्ट है, स्ट्रक्चर का। और हमारे ऐसे के कम से कम जो पहले 2 लेक्चर्स होंगे उस स्ट्रक्चर के ऊपर होंगे, क्योंकि देखे ना आपका जो एग्जामिनर है ऐसे का, वो भी ये कहता है कि स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि ऐसे को लिखना किस तरह है। उनको ये नहीं पता होता कि ऐसे का पैटर्न क्या है, उसको लिखना किस तरह है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइक अगर एग्जामिनर ये अपने कंसर्न शो कर रहा है स्टूडेंट्स को लेके, तो आप यहाँ से इस चीज का अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी जो है हालत क्या है तैयारी को लेके। क्योंकि देखे ना, हम कोई भी अगर पाकिस्तान में फिर का पेपर कर रहे होते हैं, हम इस्लामियात का पेपर कर रहे होते हैं, हम अपना चेक करवा रहे होते हैं, हम उसमें बता रहे होते हैं कि इस पैटर्न के ऊपर आपने सवाल को करना है। पहले आपने हेडिंग बनानी है इंट्रोडक्शन की, फिर आपने ये करना है, फिर आपने ये करना है। तो हर चीज का एक पैटर्न होता है जो उस चीज को बाकी चीजों से डिस्टिंग्विश करता है। इस तरह ऐसे का भी एक पैटर्न होता है जिसको उसका स्ट्रक्चर कहते हैं, जो ऐसे को बाकी फॉर्म्स ऑफ राइटिंग से डिस्टिंग्विश करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने एप्लीकेशन लिखनी है तो एप्लीकेशन का भी एक स्ट्रक्चर है, अगर आपने लेटर लिखना है तो लेटर का डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। तो हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह ऐसे का भी स्ट्रक्चर, लेकिन एग्जामिनर ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ऐसे के स्ट्रक्चर का पता नहीं होता। तो अब देखें कि अब जब आपको पता ही नहीं है कि एक चीज को हमने लिखना किस तरह है, हमने उसको स्टार्ट किस तरह करना है, हमने आउटलाइन किस तरह बनानी है, हमने इंट्रो को किस तरह स्टार्ट करना है, तो जब तक ये सारी चीजें आपको पता नहीं होंगी
तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास जितना मर्जी नॉलेज है, नॉलेज आपके पास बेतहाशा है, आपकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है, लेकिन जब आपको पता नहीं है कि हमने उसको किस पैटर्न के अंदर लिखना है, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जनरली तो एग्जामिनर आपको कभी भी पास नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई एक्सेप्शनल केस होता है तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह एग्जिस्ट करते हैं जी। ये एग्जामिनर की रिपोर्ट्स हैं जी, एग्जामिनर की जो ऑब्जर्वेशन है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये नहीं है। एक तो हमारी, हम सोशल मीडिया के ऊपर, हम हर जगह पे अपनी जनरल ऑब्जर्वेशन सुनते रहते हैं जी, ऐसे में स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं। जनरल ऑब्जर्वेशन तो मेरी भी कई हो सकती हैं, आपकी किसी फ्रेंड की, आपकी किसी मेंटोर की भी बड़ी हो सकती है, लेकिन हमने क्योंकि अपनी जनरल ऑब्जर्वेशन को नहीं देखना होता, हमने एग्जामिनर की अप्रोच देखनी होती है कि एग्जामिनर क्या कह रहा है। तो आपकी हर 1-2 साल के बाद एफपीएससी जो है वो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसमें एग्जामिनर्स बताते हैं कि हर सब्जेक्ट का एग्जामिनर बताता है जी कि स्टूडेंट्स जो उन्होंने गंदा या बुरा परफॉर्म किया है, वो उसके पीछे रीजंस क्या है। तो हम एग्जामिनर रिपोर्ट्स को थोड़ा सा देख लेंगे। अभी तो ये तो 2018 की है, अभी आई थिंक 19 की भी आ गई, उसको भी देख लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारा स्ट्रक्चर होगा जी लेक्चर्स का। मैं हमारे सेशन का स्ट्रक्चर ये होगा। देखिए जी, सबसे पहले स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा सा डिजाइन इस तरह किया हुआ एक सीक्वेंस के अंदर। मिसाल के तौर पे कि जब आपके सामने एसए का पेपर आता है तो आपके पास 10 टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसए की टाइप्स, ब्रॉडर सेंस के अंदर एसए की टाइप्स कितनी होती है। क्योंकि जो एसए की टाइप्स होती है ना, अगर आपको पता हो तो आप इस चीज का थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि आपको किस टाइप कैसे चूज करना चाहिए, किसमें जो पास होने के चांसेस वो आपके ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए आपको ऐसे की टाइप्स का पता होना चाहिए, उनके प्रॉस एंड कॉन्स का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जब आपके पास सामने पेपर आया, आपको ये पता होना चाहिए ये जो 2 ब्रॉडर कैटेगरीज हैं ऐसे की टाइप्स की, उनकी यही कैटेगरीज हैं, और इस कैटेगरी के प्रॉस ये हैं, इसके कॉन्स ये हैं, इसमें मेरे पास होने के चांसेस ज्यादा है, इसमें मेरे पास होने के चांसेस कम है। जब आपको ऐसे की टाइप्स का पता चल गया, उसके बाद फिर आपने क्या किया, उसके बाद फिर आपने टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया कि मैंने ये टॉपिक करना है। ठीक है जी। अब जब आपने टॉपिक चूज कर लिया, फिर अब आपने उस टॉपिक की इंटरप्रिटेशन करनी है। इंटरप्रिटेशन आपने उस टॉपिक की करनी है। वो इंटरप्रिटेशन क्या होगी जी कि फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है, उसकी एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकती है। मतलब एक टॉपिक है, उसकी 2 या 3 इंटरप्रिटेशन हो सकती है। ठीक है। अब उसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है कि क्या आप जो उसकी डिमेंशन लिख रहे हैं, क्या आपने उसको सही इंटरप्रेट किया है, क्या आपने उसको सही समझा टॉपिक को, क्या आप उसकी सही इंटरप्रिटेशन करके उसको लिख रहे हैं। अब मिसाल देता हूं कि अगर आपने टॉपिक की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की और आपने उसके आपके पास नॉलेज बेतहाशा उस टॉपिक के ऊपर, लेकिन आप उसको इंटरप्रेट करने में फेल हो गए हैं और आप उसके ऊपर लिखते चले जा रहे हैं, तो जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा तो आपने क्योंकि इंटरप्रिटेशन ठीक की नहीं है, तो आपने जो जितना भी लिखा हुआ है, चाहे जितना मर्जी अच्छा लिखा हुआ है, सारा का सारा इरेलीवेंट टॉपिक से हो जाएगा और एग्जामिनर आपको फेल कर देगा। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि टॉपिक को इंटरप्रेट किस तरह करते हैं। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं टॉपिक को इंटरप्रेट करने के, जनरल रूल्स हैं जो मतलब मैं भी किसी बुक में ना लिखी हूँ, लेकिन जनरली हमने वो स्टैब्लिश किए हुए हैं कि मतलब एक दो हम अपने अपने माइंड के अंदर हमने 1-2 फार्मूलाज बनाए हुए हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम अपने टॉपिक को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है जी। अब देखें, आपको टॉपिक की टाइप्स पता थी, आपको पता था जी आपका स्ट्रेंथ एरिया कौन सा है, आपने उसके हिसाब से टॉपिक चूज कर लिया। अब आपने उसकी इंटरप्रिटेशन भी कर लिया। इंटरप्रिटेशन करने के बाद अब अगला मरला आपके पास क्या आता है, आपने आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन फिर हम देखेंगे जी कि इस आउटलाइन का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्योंकि ये सारी ये जो चीजें हम सारी पढ़ते हैं ना, ये सारी की सारी आपके ऐसे के स्ट्रक्चर के साथ डील कर। और बिलीव करें, मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है, बाकी लोग मुझसे जो है डेविएट भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि मेरा जो ओपिनियन है वो कोई यूनिवर्सल ओपिनियन है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपको ऐसे का स्ट्रक्चर सही तरह से आता है, पैटर्न पता जी हमने इस पैटर्न के अंदर ऐसे को लिखना है, और आपकी अंग्रेजी एवरेज है, ये नहीं कोई बहुत ही हाई फाई अंग्रेजी है, लेकिन ये है कि एवरेज अंग्रेजी का मतलब है कि आपकी जो बेसिक गलती है वो आप नहीं करते ग्रामर की। ठीक है जी। और आप एक टॉपिक उठा रहे हैं किसी जेनेरिक टॉपिक के ऊपर, जेनेरिक एक डिमेंशन के ऊपर, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है। अगर आपने के पास उस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं भी है ना, आपने उसको पाकिस्तान में फिर में करंट अफेयर में कहीं ना कहीं पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको ऐसे का स्ट्रक्चर पता है और आपकी अंग्रेजी बेहतर है थोड़ी सी, तो मेरा इस चीज के ऊपर बिलीव है कि आप ऐसे पास कर सकते हैं, वो आपका ऐसे कभी फेल नहीं करेगा अगर आपका स्ट्रक्चर ठीक होता है और अंग्रेजी थोड़ी बहुत दिखाने के काबिल होती है और एवरेज, और जो आपके डिस्क्रिप्टिव नेचर के टॉपिक्स होते हैं वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। उसका एक प्रॉज ही है कि आप उसको एक ना बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज के साथ भी उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ आउटलाइन देखेंगे जी कि आउटलाइन को हमने किस तरह बनाना है, हमने इसको स्टार्ट किस तरह करना है, फिर हमने इसके क्या
हमने इसकी जो मेन हेडिंग्स हैं, जो सब हेडिंग्स हैं, फिर उसमें हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे प्राइमरी हेडिंग का, सेकेंडरी हेडिंग का, और उस कंसेप्ट का बहुत ज्यादा रेलिवेंस है आपकी टॉपिक की जो रेलिवेंस है उसके साथ। आपको जो हमें इसमें कंसेप्ट है हेडिंग्स का, ऐसे की आउटलाइन के जो हम हेडिंग्स बनाते हैं ना, उसमें भी हम कैटेगराइज करते हैं कि हम इनको कहते हैं ये प्राइमरी हेडिंग्स हैं, ये सेकेंडरी हेडिंग्स हैं। तो उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो हेडिंग्स आपको बताती हैं कि आपने ऐसे में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। और जो नहीं लिखना, जो आपसे रिक्वायर्ड नहीं किया गया, अगर आपने उसको लिखना है, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं नॉलेज एग्जामिनर को अपना नॉलेज दिखाऊं ही दिखाऊं, तो उसको आपने किस हद तक लिखना है, आपकी लिमिटेशंस क्या होती है उसके अंदर। तो हम वो चीजें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। जब आपने आउटलाइन बना ली, उसके बाद अगला मरला क्या आता है, अब आप आगे ऐसे की मेन बॉडी के ऊपर। आपने आउटलाइन तो बना ली, उसमें सबसे पहले आपके पास आता है जी इंट्रोडक्शन, कि ऐसे के इंट्रोडक्शन को किस तरह लिखते हैं। इंट्रोडक्शन जो होता है, इसको भी स्टार्ट करने के आपके पास कुछ 4-5 डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, वेज हैं, कि आप उसको कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप टॉपिक को डेट हिट भी कर सकते हैं, आप जो है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ भी जा सकते हैं, आप जो है क्या कहते हैं, आप किसी स्टोरी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके हैं, हम उनके भी थोड़े प्रॉस एंड कॉन्स देख लेंगे, ताकि जो बंदा जिस एरिया में स्ट्रांग है वो अपने जो है इंट्रो को उस तरह स्टार्ट कर ले। और फिर मैं साथ आपको ये भी बताता जाऊंगा कि मेरा फेवरेट वे क्या है, मतलब लाइक अगर इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के 3 से 4 तरीके हैं, तो मुझे कौन सा स्लो लगता है या मैं किस तरह अपने इंट्रो को स्टार्ट करता हूँ, उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपके जो बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, आपके एसेस के जो मेन आपने आर्गुमेंट्स बिल्ड किए होते हैं, या आपने किसी डिस्क्रिप्टिव या ऐसे के अंदर, या आपने कोई कॉजेज बताई होती हैं, रेमेडीज बताई होती हैं, उनके जो आप ऐसे में पैराग्राफ्स बनाते हैं उनको बॉडी पैराग्राफ्स कहते हैं। तो हम देखेंगे जी कि बॉडी पैराग्राफ्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि बॉडी पैराग्राफ जो आप बनाते हैं ना, इंट्रोडक्शन का भी स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर, कि आपने इंट्रोडक्शन को पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है। उसके बाद फिर आप अपने ऐसे की जब मेन बॉडी के ऊपर आते हैं, अब अपने बॉडी पैराग्राफ्स के ऊपर आते हैं, तो उन बॉडी पैराग्राफ्स को लिखने का भी एक स्ट्रक्चर होता है। हम उन स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। तो हम उनमें देखेंगे जी कि आपने जो बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं, आपने उनमें कोहेरेंस किस तरह क्रिएट करनी है, एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स आपने किस तरह कनेक्ट करना है, और फिर जब आप जो है किस तरह अपने पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर किस तरह आप अपने आर्गुमेंट्स उसमें देंगे, और किस तरह आप उसमें आगे उसको फर्दर कंक्लूड करेंगे। तो ये चीज भी हम देखेंगे। तो आपके जो बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, ये भी आपके एक मीनिंग ऐसे ही होता है। ठीक है जी। तो इसको भी हम देख लेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे जी कंक्लूडिंग पैराग्राफ, कि आपके जिस तरह आपके ऐसे का इंट्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनर आपके ऐसे का कुछ तो मार्केट्स में या एक हमें ये भी चीजें सुनने को मिलती हैं कि एग्जामिनर जो होता है उसको इतना टाइम नहीं होता कि आपको कंप्लीट ऐसे पढ़े। जनरली वो आपकी आउटलाइन और आपका इंट्रोडक्शन देख के और आपका कंक्लूजन देख के उसको आइडिया हो जाता है कि मैंने इसको फेल करना है कि पास करना है। तो कहते हैं जी अगर उसको लगे कि मैंने इसको पास करना है, तो अगर उसने ऐसे में कोई बहुत बड़ा ब्लंडर बाद में ना मारा हो तो उसको पास कर देता है। अगर उसको लगे कि मैंने इसको फेल करना है, तो अगर फिर उसने कोई आगे कोई एक्सेप्शनल बात ना की हो तो उसको फेल कर देता है। तो ये चीज भी तो हम इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए, चाहिए है या नहीं है, ये एक सेपरेट चीज है, मतलब ये एक चीज गर्दिश कर रही होती है। ठीक है जी। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा इंट्रोडक्शन है, जो हमारा, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि पूरा ऐसे ही अच्छा लिखे, लेकिन जो हमारा आउटलाइन है, हमारा जो इंट्रोडक्शन, हमारा कंक्लूजन है, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है जी। अब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को लिखने का भी तरीका डिफरेंट है। इंट्रोडक्शन में हम कुछ और चीज लिखते हैं, कंक्लूजन में हम कुछ और चीज लिखते हैं, वो इंशाल्लाह हम उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी अभी आप सवाल ना हैंड रेज ना करें, सवाल आपके एंड पे लेता हूं मैं बस कंक्लूड कर लूंगा, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दें। ठीक है जी। फिर जब हमने स्ट्रक्चर देख लिया, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर आता है जी आपके लेक्चर्स। हम 8 अब 10 टॉपिक 10-12 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कर लेंगे लेक्चर जो आपके हैं। के साथ में आपके साथ कुछ सोर्सेज ऑफ जो नॉलेज है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा पढ़ने के लिए। लेकिन अब मैंने इसमें, मैं आपको साथ साथ चीजें एक दो बता भी देता हूँ कि इस दफा मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा चेंज करें पैटर्न को। पहले मेरा पैटर्न क्या होता है जी कि जब हम टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो मैं ज्यादा पढ़ा रहा होता हूँ और लास्ट पे आके स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर रहा होता हूँ। इस दफा मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो हूँ, और मैं उनको मटेरियल या जो मैं उनको साथ स्लाइड्स कभी कभार शेयर करता हूँ, वो मैं उनसे करता हूँ जी लेक्चर के बाद। इस दफा मैं सोच रहा हूँ कि हम ना अपना थोड़ा सा सेशन को मजीद कंडूसिव इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम उसमें इस तरह करेंगे कि मैं आपको फर्स्ट डे से आपको इन्वॉल्व करूंगा। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी वाला टॉपिक है ना, हमने करना है, तो मैं आपसे कह दूंगा जी कि आप सब लोगों ने कल डेमोक्रेसी को देख के आना है। तो फिर हम उसके ऊपर ना जो 1-1.5 घंटा हमारे पास हुआ करेगा ना, हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया करेंगे, देख लिया करेंगे जी कि किस तरह आपके आर्गुमेंट्स बिल्डअप हो रहे हैं, कौन सा बंदा क्या आर्गुमेंट्स दे रहा है। उससे फिर ये होगा कि
ये जो एक एक्टिविटी होती है ना, इससे आपकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग आप करते हैं और ये आप पॉइंट्स आगे अपने पुट फॉरवर्ड करते हैं, तो उससे आपको इस चीज का भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि चीजें उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी हमें लग रही होती। सम टाइम तो इस तरह भी हो रहा होता है कि कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे भी आ जाते हैं, पर लोग लिख के आते हैं टॉपिक्स एग्जामिनेशन के अंदर, उनके पास कोई प्रायर नॉलेज, उन्होंने उसके ऊपर प्रायर डाटा उन्होंने गैदर नहीं किया होता, कुछ उन्होंने उसके ऊपर वर्किंग नहीं की होती। लेकिन होता क्या है जी, जैसे गवर्नेंस के ऊपर आ गया, किसी और चीज के ऊपर आ गया, उनकी जो जनरल ऑब्जर्वेशन होती है ना आसपास, जो हम देखते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर कॉमन चीजें देखते हैं, वो उसकी बेस के ऊपर अपना पूरा ऐसे लिख के आए थे और पास हो जाते हैं। और ये सारा का सारा क्या है जी, बस थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है। और ये भी एक बैरियर आपके माइंड के अंदर होता है जी कि हम सोच नहीं सकते। हालांकि हर, मेरे ख्याल से हर बंदा सोच सकता है और हर बंदा कोशिश करके अच्छा लिख भी सकता है। ठीक है जी। तो कोई भी ये नहीं है कि कोई भी एलियंस यहाँ से नहीं है कि जो लोग सारे आ रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, कोई भी एलियन नहीं है, सारे वही हैं, मतलब एवरेज कैंडिडेट्स ही होते हैं। बस कई ब्रिलियंट कैंडिडेट्स रह जाते हैं, कई एवरेज कैंडिडेट्स हो जाते हैं। तो ये चीजें होती हैं। बाकी कुछ लक फैक्टर भी फिर आप लोगों का आ जाता है अंदर, लेकिन हमेशा होप फॉर द गुड हमें रहना चाहिए। हाँ अलबत्ता ये कहना कि जो ब्यूरोक्रेसी में लोग आ गए हैं, मुझे इंक्लूड करके, कि वो कोई बड़ी तोपें हैं, कोई बड़ी चीजें हैं, तो वो तो फिर जाहिर बात है कि जब आप एक चीज अचीव कर लेते हो तो लोग आपको थोड़ा सा उनका देखने का नजरिया डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि जाहिर बात है ना, कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। तो अगर आप भी कल को कर जाते हो, इंशाल्लाह आप लोग करेंगे भी, तो आपको भी चीजें बड़ी इजी लगेंगी। आपको भी शायद ये चीजें इतनी फील ना हो। और बिलीव करें कि जो मेजोरिटी आपके 90, मुझे मेरा जो मैंने जो अपनी एक ऑब्जर्वेशन की है, 99% स्टूडेंट्स जो आपके CSS क्वालिफाइड जो आपके ब्यूरोक्रेट्स आ रहे होते हैं ना, अब ऐसे का एक मेन इशू शुरू से क्रिएट हुआ हुआ है। उनको भी नहीं पता होता कि उनका ऐसे कैसे पास हो। ठीक है जी। और जिनका फेल होता है, कई का जो बहुत अच्छा लिख के आते हैं, उनको भी समझ में नहीं आती कि हमारा फेल किस तरह हो। तो यहाँ पे भी कुछ चीजें आ जाती हैं, मतलब जो आपके भी कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए। हाँ अलबत्ता अपने माइंड को इस हवाले से थोड़ा सा आपको तैयारी से पहले अपने आप को थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है कि सारे कॉमनर लोग हैं, एवरेज लोग हैं। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं दो चार जिनका थोड़ा सा एक्सेप्शनल बैकग्राउंड होता है, जो फॉरेन क्वालिफाइड होते हैं, जो अच्छे इदारों से पढ़े होते हैं। बाकी जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स होते हैं वो एवरेज स्कूलों के पढ़े होते हैं, टार स्कूलों के पढ़े होते हैं या अगर किसी प्राइवेट स्कूल के पढ़े होते हैं, वो जो आपके छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल गलियों कॉलेजों में खुले होते हैं, मोहल्लों में खुले होते हैं, उनमें पढ़े होते हैं। कोई उनकी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं होता। बस थोड़ा सा एफर्ट करने की जरूरत है, इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो सकती है। ठीक है जी। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा जी। ये फिर आगे फर्दर डिटेल्स है कि वो उसमें मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं जी। ये सारी आपकी जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स की स्लाइड्स हैं, ये वो है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया, हमारा पैटर्न क्या होगा। और ये मैंने थोड़ा सा, वैसे तो ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ये ना आप लोगों के लिए लिख दिया था। अगर आप में से कोई बंदा जो पैसी में, कहते हैं जी बच्चे फेल हो गई पैसी में, तो पैसी में आपने कोशिश ये करनी होती है कि जो पैसी एंड कम्प्रीहेंशन है ना, जो आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो आप वीकेंड के ऊपर एक कर लेते हैं, 2 हफ्तों में कोई एक पैसी कम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस कर लेते हैं, मोर देन इनफ है। जो है ना कि रोज पैसी लिखो, रोज कम्प्रीहेंशन लिखो, और ये जो बाकी चीजें हैं ये इन पे तो बंदा फोकस ही नहीं करता। वो कैब, correction, idioms, pair words, punctuation marks, det and det, translation and preposition, analogy of words. अब देखिए ये तकरीबन ना मैंने पास पेपर्स में से चीजें निकाली हैं। अब कुछ चीजें एग्जामिनर ने आपके ना सिलेबस में नहीं दी हुई, लेकिन पास पेपर्स में उसने फिर भी पूछी हुई हैं। तो ये 10 एरियाज हैं आपके पैसे के पेपर्स में, 10 एरियाज जो आपके नंबर देते हैं ना, आपको पेट नंबर देते हैं। जैसे आपकी वोकैब हो गई, आपकी क्वेश्चन हो गई, इडियम्स हो गए, आपको चाहिए कि आप इनके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करें। देखिए ना, अब आपने अगर कम्प्रीहेंशन या आपको प्रेसी के रूल्स पता है, आप उनको महीने में, मैं कहता हूँ महीने में भी आप एक कर लो बहुत है। प्रेसी कम्प्रीहेंशन आपको रूल्स पता हो, आप महीने में भी एक प्रेसी या एक कम्प्रीहेंशन कर लेते हैं ना, तो बहुत है वो भी। ठीक है। बाकी आपका मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? उन चीजों के ऊपर, 60 मार्क्स के ऊपर या 50 मार्क्स के ऊपर, जो आपको एग्जैक्ट नंबर दे रहे हैं। तो जो बंदा वो तैयार कर लेता है ना, मेरा ये बिलीव है कि वो बंदा टफ से टफ पेपर भी आ जाए, जैसे 2022 में 2021 में आया था, वो बंदा अगर नंबर गेन नहीं करता वो फेल भी नहीं होगा। तो अगर पेपर थोड़ा सा एक मॉडरेट आ जाता है तो वो नंबर गेन करेगा, अगर बहुत टफ आता है तो वो फेल नहीं करेगा फिर। ठीक है जी। तो आप इन एरियाज को भी देख लें। और कुछ ये टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगे थे मैंने निकाले थे। काइंडली अपने अपने स्पीकर्स को बंद कर दें। ये अहमद सोनू जो है, देखें ये आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया करें, बाकी जो आपके कोलीग्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये देखें कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने निकाले थे। अभी लाजमी हम सारे ही पढ़ें, क्योंकि हमारे पास में भी इतना टाइम ना हो, क्योंकि हमारे क्रैश कोर्स है, शॉर्ट कोर्स है।
ठीक है जी। तो ये वैसे मैंने लिख दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट जितने हमें मेन टॉपिक्स हैं 10-12 वो इंशाल्लाह उनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा एक जो है मॉड्यूल होगा। और बाकी मैं आपको एक और चीज थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो आपके सेशन होगा, सेशन जितने हमारा सेशन चलता रहेगा उसमें जो आप मुझे काम थोड़ा बहुत लिख के भेजते रहेंगे, मैं कोशिश किया करूंगा मैं आप लोगों को चेक करके उसके ऊपर क्लास में फीडबैक दे दिया करूँ। ठीक है जी। तो उसका मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा कि आपने उसको किस तरह लिखे करना, लाइक आपने उसको स्कैन करके पीडीएफ में आपने भेजा करना उसको। ठीक है, ड्यूरिंग सेशन। आफ्टर सेशन में आपको गारंटी नहीं देता क्योंकि पर्सनल कमिटमेंट्स भी चल रही होती हैं, फिर अगर कोई नया सेशन आया था तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता किसी बंदे को आप लेके एंड तक चलो। तो आपने कोशिश करनी है कि ड्यूरिंग सेशन आप टाइम को जितना यूटिलाइज कर सकते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर चीजों के हवाले से, आप उसको उतना यूटिलाइज कर लें। ठीक है जी। इट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो अभी जो है हम लोग सवाल जवाब लेंगे। मैं आप लोगों के मैसेज अभी पढ़ता हूँ सारे, और साथ में जिन लोगों के सवाल हैं वो अपने हैंड रेज करें, मैं उनको बताऊंगा जी कौन बंदा बात करे, फिर वो आगे से अपना सवाल मुझे बताए, मैं आपको आंसर करता हूँ। लेकिन सवाल पहली टाइम क्योंकि हमारे पास शॉर्ट होता है, तो ताकि जिन लोगों के जेन्युइन क्वेश्चंस हैं उनके हम क्वेश्चंस को जो है वो टैकल कर सकें, तो काइंडली रेलिवेंट क्वेश्चंस कीजिएगा, इररेलेवेंट क्वेश्चंस ना कीजिएगा। अपने हैंड रेज कर ले, मैं वन बाय वन आप लोगों को कहूंगा तो फिर आप लोग बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं एक दफा ये टेक्स्ट आप लोगों को देख। अच्छा जी, ये किसने कहा है जी कि ओल्ड मेथड ठीक है जी, कि हमें जो है ना वो आप इन्वॉल्व ना करें, आप खुद ज्यादा पढ़ाएं। ठीक है जी। किसी ने कहा है जी कि सेशन इफेक्टिव होना चाहिए। काइंडली अपने स्पीकर्स को म्यूट करें प्लीज। ये चीज वैसे ना बहुत डिस्टर्ब करती है। ठीक है जी। अच्छा ये कुछ कह रहे हैं जी हम साइंस के स्टूडेंट हमने कुछ नहीं पढ़ा। ये तो कहो मूंखे बे जान जो बैंक में लोन वठी हुन पी हुन प्लाट ॾिनो, हुन प्लाट खे हुन बैंक में लोन वठी ठारायो, अधो गबरो हुन जो घर ठहियल आहे, अञा ताईं माना प्लस्तर न आहे थियल पूरो, उहो लोन मां उहो लाहे थो वेठो केस। पंहिंजी साइड कयूं इहो जे लाइ। अब मुझे किस बंदे की भी आवाज है ना मैं उसको क्लास से बाहर निकाल दूं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। देखिए मुझे कोई इशू नहीं है, आपके बाकी जो कोलीग्स हैं उनको डिस्टर्बेंस होती है। अब मैं म्यूट कर दूंगा, मैं म्यूट सिर्फ नहीं करूंगा, मैं उसको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अच्छा जी, चलिए अब सवाल ले लेते हैं थोड़े से। रिदा रिदा जरकश जरकश या जरकाश है। आप काइंडली आपका क्या सवाल है? सर ये मैंने आपसे रेफरेंसेस के बारे में पूछना था। नॉर्मली जिससे भी पूछें तो वो यही कहते हैं कि आप जो ऐसे लिख रहे हैं उसके हर पैराग्राफ में आपके पास रेफरेंस मौजूद होना चाहिए। अब सर बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है आपके पास मतलब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का रेफरेंस नहीं है, आपके पास कोई इस तरह का एकेडमिक रेफरेंस नहीं है, बट आपके पास एग्जाम्पल्स होती हैं। तो सर क्या हम वो एग्जाम्पल्स पे काम चला सकते हैं अगर हमारे पास एकेडमिक रेफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है तो? देखिए अगर मतलब वर्स्ट केस का मैं पूछ रही हूँ, अगर मतलब बिल्कुल ही ऐसा कोई टॉपिक आ देखिए जाता है जिस पर आपके पास पहली नहीं है। बात तो ये है कि जी जी मुझे आपके सवाल की समझ आ गई है। मैं इन चीजों से एग्री नहीं करता। देखिए अगर आपके पास हर पॉइंट के ऊपर रेफरेंस है वेल एंड गुड है, मैं इस चीज को डिस्करेज नहीं करता। लाइक अगर आपके पास लाइक अगर आपके पास नॉलेज है किसी चीज के ऊपर, आपके पास रेफरेंस बहुत ज्यादा है, तो आप चाहे हर आप अपने पॉइंट के अंदर रेफरेंस पुट कर लें। ठीक है, अच्छी चीज है। एग्जाम होगा जी कि इस बंदे के पास काफी नॉलेज है, इसको चीजें पता है। लेकिन ये चीज जो होती है ना, ये चीजें कॉन्ट्रीब्यूटरी होती है। ये आपने जो एक चीज प्रोड्यूस की होती है ना, उसमें वैल्यू एडिशन कर रही होती है ये चीजें। ठीक है, लेकिन जी ये नहीं होता कि अगर आप ये ठीक है। चीज नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको फेल कर दे। इस तरह नहीं होता। ठीक है। हाँ अच्छा मतलब ये जरूर होता है कि वो उसकी एग्जामिनर के ऊपर आपका अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकती हैं, आपके जो एसे उसमें आप वैल्यू एडिशन कर सकती हैं। ठीक है, ये चीजें होती है, लेकिन ये कहना कि वो कंपलसरी है, ये गलत चीज। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। क्यों जी बासिक। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक है? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं।
अल्हम्दुलिल्लाह सर। मेरा पहला क्वेश्चन तो सर ये है कि सर आपने कौन सा क्वेश्चन सर कौन सा वो ऐसे अटेम्प्ट किया था, और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर हम सर सपोज सर ये सारे टॉपिक्स तैयार कर लेते हैं, तो सर हमें ऐसे उधर ही प्रोड्यूस करना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है, या जो पहले वाला नॉलेज है हम उसको ज्यादा यूटिलाइज करके फिर उसका फायदा उठाएं? और सर मेरा तीसरी चीज ये है कि सर, जी सर, और सर थर्ड क्वेश्चन ये है कि सर मैंने आपका लास्ट बैच अटेंड किया था, अल्हम्दुलिल्लाह सर वो बहुत बेहतरीन था और सर उसका बहुत फायदा हुआ है। तो सर अभी सर मोटिवेशन लेवल सर थोड़ा डाउन है, तो काइंडली सर थोड़ा बता दें कि इन 20 दिनों में सर एग्जैक्टली क्या किया जाए, क्योंकि सर मुझे लगता है पढ़ ज्यादा लिया है और सर इस टाइम ना रिवाइज नहीं हो रहा। वो मैं सर 2-3 सालों से पढ़ रहा हूँ, मैं सर वैसे वो अपनी तारीफ नहीं कर रहा लेकिन बता रहा हूँ, लेकिन सर मुझसे अब रिवाइज नहीं हो रहा सर, 20 दिन रह गए। थैंक यू सर। आप पंजाब के हैं? यस सर, मैं पंजाब का हूँ सर। वो सर मसला यही है, मैं यही सोच रहा हूँ कि सर वही वही मसला सर के पहले कुछ बच्चों में आना है और नहीं आना तो फिर क्या तो हो आप जाएगा, तो आप ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सर मैं मियांवाली से हूँ सर। अच्छा, मियाँवाल से। अच्छा जी, आप वन बाय वन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आपका पहला सवाल क्या था? वन बाय वन टैकल करते हैं सवाल। सर पहला सवाल ये था कि सर आपने क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट किया था, और दूसरा सर हमें क्वेश्चन सर वहीं पे प्रोड्यूस करना चाहिए, सॉरी सर अच्छा, मैं ऐसे। पहले इन दो को देख लूं, पहले इन दो को देख लेते हैं। अच्छा, पहले पहला जो सवाल है ना, मैंने ऐसे चूज किया था वुमेन यूनिवर्सिटी से एज एजेंट्स ऑफ चेंज। ठीक है जी। और दूसरा जो आपका सवाल है कि वहां पे प्रोड्यूस करना चाहिए, कि देखें, लेकिन मेरा इसके ऊपर ओपिनियन ये है कि जो आपके जनरल टॉपिक्स है ना, 10 12 या 15 टॉपिक जितने भी बनते हैं, उनके ऊपर अपने हैंड में कुछ प्रायर नॉलेज भी रखें। प्रायर नॉलेज उससे होता पता क्या है? उससे होता ये है कि अगर आप अपनी आउटलाइन को ऑन स्पॉट भी प्रोड्यूस करते हैं ना, लाजमी नहीं कि आपने जो पढ़ा उसमें से ऐसे आ मिसाल के तौर पे जैसे वुमेन यूनिवर्सिटी एजेंट्स ऑफ चेंज है, इस पे ये तो एक अनएक्सपेक्टेड सेस है। इसमें क्या मैंने पहले आउटलाइन बनाई थी, मैंने क्या इस पे पहले पढ़ना। लेकिन होता ये है कि जब आप अपने टॉपिक जनरल तैयार कर रहे होते हैं, जैसे डेमोक्रेसी है, जैसे वुमेन है, आप उनके ऊपर डाटा पढ़ रहे होते हैं, आप उनके ऊपर एक जनरल जो आउटलाइन होती है, सब कुछ स्टूडेंट्स तो कोटेशन, आप कोटेशन याद कर रहे होते हैं हर टॉपिक के ऊपर 2 4 4। आप फिर उनकी जो जनरल एक डायमेंशन, आप उसको थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स उसको हेडिंग्स को बयान नहीं कर देते। अब उसका मकसद ये नहीं होता कि एज इट इज आ जाए, उससे ये होता है कि आपके जहन के अंदर आइडियाज बहुत सारे आ जाते हैं, कुछ चीजों को पढ़ के, कुछ चीजें याद करके। ठीक है जी। फिर जब आप एग्जाम के अंदर कर रहे होते हैं, चीज लिख रहे होते हैं, तो उसका फायदा ये होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत चीजें बैठी होती हैं, तो आपको पता भी नहीं होता कि जो आपने पहले बहुत सब कुछ पढ़ा होता है, आपको चीजें हेल्प आउट कर रही होती है पेपर के अंदर, और आपको लग ये रहा होता है जी शायद आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो आप इतना अपराइज, आप बैठे बैठे आपने कैसे की आउटलाइन बना लिया ऐसे लिख। हालांकि उसमें आपने जो पहले काम किया होता है उसके अंदर बड़ा एक अहम रोल प्ले कर रहा होता है। तो मेरा इसके ऊपर ओपिनियन ये है कि आप तैयार करें कोई 10 12 टॉपिक्स, उनके कुछ जनरल आउटलाइंस को अगर याद भी करना पड़े कर लें, कोई हर ऐसे के ऊपर कोई 2 4 कोटेशन भी कर लें। ठीक है जी। बाकी ये है कि अब आजकल जिस तरह के ऐसे आ रहे हैं, सीधे सीधे ऐसे तो आ नहीं रहे, थोड़े से घूम फिरा के वो ऐसे दे रहे हैं, लेकिन ये चीजें आपको पेपर में हेल्प आउट करेंगी बहुत ज्यादा। ठीक है जी। और तीसरा सवाल जो आपका जी कि आपका रिवीजन करने का भी दिल नहीं कर रहा, वो ये है कि देखें जो आपके लास्ट टेस्ट होते हैं ना एग्जाम से कुछ 2-3 हफ्ते पहले, महीना इवन पहले, वो बड़ा डिप्रेसिंग टाइम होता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, मेरे लिए भी बड़ा डिप्रेसिंग टाइम था। उसमें जो सबसे बड़ा इशू आ रहा होता है ना, सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब, उसमें जो सबसे आपको एक बड़ा इशू आ रहा होता है वो आपको ये आ रहा होता है कि आपको लग रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं आता, हालांकि आपने बेतहाशा पढ़ा होता है। अभी आप भी जैसे आप कह रहे हैं मैंने 2-3 साल हो गए बहुत पढ़ा है, अल्लाह ताला चले आपको कामयाब करे। लेकिन इसका आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि जब आप पेपर में जाके बैठेंगे ना, आप लिखना स्टार्ट करेंगे, आप बिलीव करें, आप कहेंगे यार मैं तो ऐसे ही कहता था मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है जी। आपको आवाज आ रही है ना? ये सर आवाज आ रही है सर। आप कहेंगे मैं तो ऐसे ही कहता था मुझे कुछ नहीं आता। तो ये एक ना साइकोलॉजिकल आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है सीएस एग्जाम्स का। उसमें जो सबसे बड़ा रूल होता है वो इस चीज को होता है कि आपके पर डे 2 एग्जाम्स हो रहे होते हैं। लेकिन बिलीव करें, मैं आपको इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज ये बता देता हूँ कि जब मेरा सीएसएस एग्जाम हो रहा था, मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी, ठीक है, और मेरी कोई प्राय बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं थी। मुझे आदत थी अकेले स्टडी करने की सेक्लूजन के अंदर जाके इस तरह का। अब जब मैंने एग्जाम देना स्टार्ट किए तो मुझे बहुत मसला आया। पहले पहले जो थे ना 2 दिन जो थे वो तो अल्लाह माफ करे बहुत मसला आया। ठीक है जी। और जब हमारी डेट शीट अनाउंस हुई 2020 के अंदर, तो उन्होंने एकदम से डेट शीट चेंज कर दी थी। पहले ये था कि कंपल्सरी पर डे 1 हो रहा था,
और ऑप्शनल 2 रहे थे, लेकिन 2020 में जब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया, उन्होंने पर डे 2 एग्जाम दोबारा उसको रिवाइव कर दिया। शुरू में मैं बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि मैंने अपनी सारी स्ट्रेटजी बनाई हुई थी कि कंपलसरी दिन एक हो रहा है तो उधर टाइम बहुत ज्यादा मिल जाया करना उनको पढ़ने का, ऑप्शन इस तरह का, ठीक है जी। लेकिन जब एग्जाम्स मैंने कहा यार ये तो बड़ा काम खराब हो गया, तो पहले 2 दिन तो बहुत ही मुश्किल गुजरे, अल्लाह दोबारा ना लाए। लेकिन उसकी क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं की हुई थी और थोड़ा सा अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन जब एग्जाम एक फ्लो बन गया ना, उसके बाद पता है क्या हुआ, पेपर, ठीक है जी, वो इस तरह ब्लेसिंग इन डिसगाइज था कि 6 दिन में पेपर खत्म हो गए। अदरवाइज वो जो स्ट्रेस होता है, आपको 9 दिन के लिए अपने साथ लेके चलना पड़ता। तो ये 6 दिन जो आपके एग्जाम है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जितनी जल्दी आपके एग्जाम हो जाए उतना आपके लिए बेटर होता है। चीजें आपको रिटेन होती हैं, आपके फ्लो चला होता है, तो वो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जैसे आपके 20 दिन रह गए, आपके साथ थोड़ा सा ये इशू आ रहे हैं, सबके साथ नहीं आते हैं। तो इसके ऊपर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, कोशिश करते रहें जितना आप पढ़ सकते हैं, और अल्लाह का नाम लेके पेपर में जाके बैठ जाए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बस मैंने सर, सॉरी मैं सबका टाइम ले रहा हूँ सर, आखिरी क्वेश्चन यही पूछना है। मैं सर इसी टाइम यही फंसा हूँ, क्योंकि सर पंजाब का नॉर्मली ये होता है कि आपको अच्छे ग्रुप्स में आने के लिए सर सोचना पड़ता है कि यार मुझे बहुत अच्छी तैयारी करनी है, मुझे सब पेपर मैंने 60-70 नंबर लेने हैं ताकि मैं 700 में आ जाऊँ। तो सर मैं, मेरे बैक ऑफ द माइंड में मेरा ज़हन मुझे ये कह रहा है कि यार तुम ये अटेम्प्ट स्किप करो, तुम अगली दे दो। लेकिन सर मेरा अंदर ये कह रहा है, जो सोल है यार वो कह ये रहा है कि कभी यार ना ये तुम करना, दे दो ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए। थैंक यू सर। believe me, if you skip this attempt, तो ये आपके पार्ट के ऊपर इतना बड़ा ब्लेंडर होगा, आप सोच नहीं सकते। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। हो सकता है कि अगले साल इस टाइम आपकी कंडीशन पहले से भी खराब हो। आई गॉट यू सर, थैंक यू सर, आप बहुत बिलीव बहुत करें, शुक्रिया। मैंने इसके ऊपर भी काम किया हुआ है, हमने टेम्प्स को स्किप भी किया हुआ है, हमने भी चीजों को डिले किया हुआ है। लेकिन आप बिलीव करें, हम जितना आप डिले करते हैं ना, उसके अंदर कोई इतनी वैल्यू एडिशन नहीं हो रही होती। सिंपल को थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो, उल्टा आपका जो है ना वो चीजें खराब पीछे की तरफ आती है। तो अटेम्प्ट्स को तो आप इस तरह ना करें, डिले ना करें। अगर आपकी तैयारी है, बस बैठ जाए, अल्लाह का नाम। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, गुड लक जज़ाकल्लाह। जी। जैनब अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर एक्चुअली मैं बिगिनर हूँ और मुझे 2023 में अटेम्प्ट देना है, तो हम लोगों की क्लासेस भी अभी स्टार्ट हुई हैं एंड आई एम फ्रॉम सिंध। तो हम लोगों को एक्चुअली मटेरियल की सोर्सेज वगैरह के लिए बिल्कुल भी गाइड नहीं किया जाता है। तो मैं चाह रही थी कि आपने एटलीस्ट जो टॉपिक्स बताए हैं उसके लिए अच्छी सोर्सेज मेंशन कर दें, ताकि फिर उस तरीके से हम पढ़ते जाएं और आउटलाइन मेकिंग में हेल्प हो जाए। देखिए जैनब, इसमें मैं आपको एक दो चीज बता देता हूँ। अगर तो कोई सोर्स होता है, कोई एक किताब होती है, फॉर एग्जाम्पल एक किताब होती है, या मेरे पास कोई इस तरह का एक फाइल फॉर्मेट पड़ा होता है, मैं आपको बता देता जी कि इसका ये है। देखिए ऐसे की जो आपकी तैयारी है ना वो, क्योंकि हमारा इंटर या ग्रेजुएशन तो है नहीं जिसमें हमें किताब मिल गई हमने उसको पढ़ लिया। अब ऐसे का आपका पेपर है जी, ये उन्होंने अपने लिए मैदान खाली छोड़ और आपको हथियार भी नहीं दिए, ठीक है जी, कहते जंग में जाओ, हथियार भी आपको नहीं दिए। ये आपका क्या है जी, इसमें आपने डिफरेंट सोर्सेज से चीजें खुद गैदर करनी होगी। अब उसमें ज्यादा हम इस पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पर डेमोक्रेसी पढ़ा, कुछ मैंने अपनी स्लाइड शेयर कर दी, कुछ मैंने इसको आर्टिकल शेयर कर दिए। तो मतलब इस तरह कोई नहीं है कि मैं आपको कोई एक सोर्स बता दूं या मैं आपको एक दो सोर्स बता दूं, मैं आपको कोई जिसके ऊपर से पढ़ लें जी तो आपका जो एस है वो बड़ा जबरदस्त हो जाए। तो इस तरह का अगर होता तो मैं आपको जरूर बता देता, कोई 2-3 सोर्सेज होते मैं आपको जरूर बता देता। ऐसा कोई सोर्स नहीं है। उसमें क्या होता है, जब कुछ आउटलाइन शेयर कर रहे होते हैं, कुछ हम आर्टिकल शेयर कर रहे होते हैं, कुछ हम अपने लेक्चर्स की स्लाइड शेयर कर रहे होते हैं। इस तरह के पैटर्न के ऊपर मैसेज को लेके चलते हैं। ठीक है सर। सर जैसे फॉर एग्जांपल ये टॉपिक था डोंट वेस्ट वाटर इवन इफ यू आर इट रनिंग स्ट्रीम। तो अब जब इसकी आउटलाइन बना रहे हैं हम, तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी हेडिंग्स की आप बात कर रहे थे, तो कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि प्राइमरी हेडिंग्स कौन सी हैं, क्योंकि अब जब मैं आउटलाइन बना रही थी तो मैं उसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रही थी, फिर बाद में मुझे पता चला कि नहीं ये तरीका नहीं है, आप हाइड्रोपॉलिटिकल वार की जिक्र करें तो वो ज्यादा सही है। तो वो कैसे पता चलता है कि हाँ कौन सी प्राइमरी है? देखिए जैनब, इसमें ये चीज है कि अब ये तो इस पे हमारे डिटेल लेक्चर अब होना है इसके ऊपर, प्राइमरी सेकेंडरी हेडिंग के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसके ऊपर भी डिटेल पे बात करना स्टार्ट करूँ, हमारे पे इतना टाइम भी नहीं है। एक तो चीज ये है, और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी हेडिंग का आइडिया है, जिस तरह आप कह रही है कि मतलब मैं लिख रही थी, तो इसका मतलब है कि आपको उसका पहले आइडिया है प्राइमरी सेकेंडरी हेडिंग्स का।
उसमें फिर सिर्फ एक ही चीज होती है, वो प्रैक्टिस आपकी होती है। अगर आप एक तो प्रैक्टिस करें, 2-4 ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, ऐसे ना भी अटेम्प्ट करें, कंप्लीट आउटलाइन अटेम्प्ट कर लें, और उसमें फिर आप किसी को बता दीजिए कि मैंने ये प्राइमरी हेडिंग्स बनाई है, क्या मैंने ठीक बनाई है, उसका सिर्फ ये एक होता है, उसके अलावा तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है जनाब। जी सारा, मैं इनका सारा का लास्ट एक दो क्वेश्चन ले लूं, उसके बाद ना मैं जो इनबॉक्स में एक दो मुझे क्वेरीज आई मैं बता के फिर मैं इसको वाइंड अप। जी सारा। Sir, I hope you're doing well. जी जी। My question is related to thesis statement because जब मैंने attempt किया था तो without thesis statement I सारा आपकी जो आवाज है उस पर डिस्टॉर्शन आ रही है, आपके स्पीकर भी, आपका वो स्पीकर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपकी आवाज में भी डिस्टॉर्शन आ रहा है। still is it distorted? अभी बेहतर है। Okay, sir, my question is related to thesis statement because मैं last time appear हुई थी back in 2015 or 16 मैंने ऐसे clear किया था without writing the thesis statement. So is it important nowadays to क्या ये fashion है जिसमें हम लोगों को मतलब अपने आप को up to date रखना पड़ेगा regarding writing the thesis statement because काफी लोग confuse कर रहे हैं कि जी you have to take a stance, you have to support something. तो सर ये मुझे समझ नहीं आ रही क्या fashion है ये? अच्छा, फैशन आप मुझे ले गई उधर फैशन इंडस्ट्री की तरफ ले गई हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कौन सा ऐसे अटेम्प्ट किया था 15-16? सर गालिबन वो था कि ग्लोबलाइजेशन बिकॉज माय बैकग्राउंड इज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन सो आई वाज लाइक मैंने काफी अच्छा उसको अटेम्प्ट कर लिया था बट आई डिडंट टेक एनी स्टांस इन दैट। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, क्या ग्लोबलाइजेशन पे क्या ऐसे था आपको याद है? प्रोज एंड कॉन्स पे था ऐसे? यस सर, बिल्कुल इसी पे था प्रोज एंड कॉन्स पे। तो आई हैव जस्ट टेकन अ न्यूट्रल स्टांस, मैंने कोई उसकी इतनी बुराइयां नहीं की जी ग्लोबलाइजेशन ये तो वो, बस आई जस्ट केप्ट माय सेल्फ ऑन अ न्यूट्रल स्टांस। अच्छा मैं आपको पहले 2-3 चीजें बता देता हूँ जनरल, वैसे तो डिबेट लंबी हो जाएगी लेकिन मैं इसको प्रिसाइज करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि थीसिस स्टेटमेंट है क्या। ठीक है जी, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपको ऐसे का स्ट्रक्चर पता है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसे का स्ट्रक्चर पता है, आप एक वर्ड से अननोन है कि थीसिस स्टेटमेंट नाम की कोई चीज है या नहीं है, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन आपको ऐसे के स्ट्रक्चर का पता है, तो ये बिल्कुल भी चीज मायने नहीं रखती। ये सारी की सारी फजूल बातें हैं थीसिस स्टेटमेंट वाली। ठीक है जी, अब चले फजूल है ये बातें, लेकिन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कल को आपको से कोई पूछेगा जी थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है जी, तो वो आप कहेंगे जी हमें तो उन्होंने कहा था जी फजूल चीज है, हमें तो पता ही नहीं है। तो वो कहेगा यार इसके ऊपर ही तो आप कैसे बेस करना, तो आप परेशान हो जाएंगे, पता फिर होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है? थीसिस स्टेटमेंट है जो आप अपने एसे के अंदर स्टांस ले रहे हैं उसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। नंबर 1 चीज ये आ गई। अब ना आपके एसे को हम ब्रॉडली कैटेगरीज में डिवाइड करें तो ब्रॉडली आपके एसेस की 2 कैटेगरीज बनती है, मतलब छोटी भी उसमें और बने, लेकिन 2 हम उसको 2 में डिवाइड करते हैं। एक आपके एसेस होते हैं जो लिटरेरी नेचर के होते हैं, जो आर्गुमेंटेटिव नेचर के होते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले आपके एसेस होते हैं। एक आपके एसेस होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव नेचर के एसेस होते हैं, जो आपके सोशल इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर आए होते हैं एसेस। अब जहां तक रहा जी डिस्क्रिप्टिव आपका जो है लिटरेरी ऐसे है या आपको कोई आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ऐसे आ गया है कि जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, या कोई भी और आ सकता है ऐसे किसी भी चीज के ऊपर जिसमें वो आपको स्टांस लेने का कह रहा है, स्टांस लेने का। अब मिसाल दे रहा हूं, मैं एक लेमैन मुझे ऐसे का स्ट्रक्चर पता है, लेकिन मुझे ये पता नहीं थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। अब जब मैं उसके ऊपर ऐसे लिखूंगा तो जाहिर बात है मैं कोई ना कोई बात तो करूंगा ना, या तो मैं ये कहूंगा जी जेंडर इक्वलिटी मिथ है, या मैं कहूंगा जी जेंडर इक्वलिटी मिथ नहीं है, ये रियलिटी। तो मैंने कोई ना कोई बात तो की ना। अब मुझे नहीं पता थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, तो जो मैंने वो स्टांस ले लिया वो मेरी थीसिस स्टेटमेंट है। नंबर 1 चीज ये होगी। अब वो जो इस तरह के एसेस होते हैं उसमें जाहिर बात है कि आपको एक ना एक अप्रोच तो लेनी पड़ती है ना। अगर आप न्यूट्रल भी लेते हैं, न्यूट्रल भी आर्गुमेंटेटिव एसे के अंदर अगर आप न्यूट्रल भी रहते हैं तो वो भी तो आपका एक स्टांस ही है ना, कि ना मैं इससे एग्री करता हूँ ना मैं इससे एग्री करता हूँ, मेरी अप्रोच ये, तो वो इनडायरेक्टली एक थीसिस स्टेटमेंट ही आपकी होती है। नंबर 1 चीज ये आ गई। नंबर 2 चीज ये आ गई कि जो आपके डिस्क्रिप्टिव एसेस होते हैं, जो आपके सोशल इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर आए होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको ऐसे आ गया है जी ग्लोबलाइजेशन प्रॉज एंड कॉन्स, जैसे आप बात कर, हम इसकी बात कर लेते हैं।
अब जो ग्लोबलाइजेशन प्रॉस एंड कॉन्स है ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, क्या आप हमें इसके प्रॉस भी बताएं, जैसे 2021 में ये ऐसे आया, आप हमें इसके प्रॉस भी बताएं, आप हमें इसके कॉन्स भी बताएं। ठीक है जी, आपके 2021 में ऐसे आया। अब बात ये है कि अब उसने हमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारा इसके ऊपर स्टांस क्या है, उसने हमसे सिंपल पूछा जी प्रॉस बताओ, कॉन्स बताओ, इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान एंड सॉल्यूशंस, ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। अब इन एसेस के ऊपर वो हमसे ये नहीं पूछा कि इसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, वो ये पूछा सिंपल कि हमें इससे कॉजेज बताओ, हमें इससे कॉन्सिक्वेंसेज बताओ। अब ऐसे एसेस के अंदर क्योंकि हमने कोई जारी बात है कोई ओपिनियन डेवलप करना नहीं होता, जो उसने हमसे सिंपल पूछा होता हमने उसको बताना होता है। तो अब ऐसे जो एसेस होते हैं उनमें जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो आपका स्टांस नहीं होता। जब आप इन एसेस के अंदर आप इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, इंट्रोडक्शन आप लिख लिया पूरा का पूरा, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप 3 से 4 ट्रांजिशन लाइंस डालते हैं जिसमें आप लिखते हैं this essay will first discuss what the term global warming means, then it will discuss about the causes of global warming, it will move on towards the pragmatic measures which the world community can adopt to mitigate the impacts of global warming, and finally it will be concluded with certain valuable suggestions. ठीक है जी। अब आपने डिस्क्रिप्टिव एसेस के अंदर इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जो 2-4 ट्रांजिशन लाइंस डाली हैं जिसमें आप अपने एसे का फ्यूचर फर्दर रोड मैप बता रहे हैं कि अपने एसे में फर्दर क्या डिस्कस करेंगे, वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको चीज क्लियर कर दूं कि जो डिस्क्रिप्टिव एसेस होते हैं ये मैं आपको सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसमें ये चीज लिखना जरूरी नहीं होती, टोटली आपकी डिस्क्रिप्शन है। अगर आप लिख दें फिर भी ठीक है, अगर आप ना लिखें फिर भी ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या नतीजा कंक्लूड किया, ड्रॉ किया, हमने ये नतीजा ड्रॉ किया कि जो आपके डिस्क्रिप्टिव एसेस होते हैं उसमें थीसिस स्टेटमेंट की नेचर डिफरेंट होती है और वो आपकी डिस्कशन होती है। मतलब अगर आप नहीं भी लिखते डजंट मैटर। और जहां तक रहेंगे आपके आर्गुमेंटेटिव एसेस, वहां पे आप अगर थीसिस स्टेटमेंट से वाकिफ नहीं भी हैं तो जाहिर बात है आपने कोई ना कोई तो स्टांस उसमें लेना है ना, तो वो ही आपकी थीसिस स्टेटमेंट हो जाएगी, सिंपल। इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू करने वाली बात नहीं है इसको। एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो बना देते हैं, इधर से बातें आई उधर से बातें आई और वो खिचड़ी बन के बंदा बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है सर। वो स्टूडेंट्स बेचारे क्या करें, जाहिर बात प्रेशर इतना ज्यादा होता है, फिर उनको कोई बंदा कुछ बता रहा होता है, कोई कुछ बता रहा होता है। ये स्टेज ऐसी होती है क्योंकि वो हमारे जिनमें हमारे कई फियर्स चल रहे होते हैं, कुछ हमारा पीयर प्रेशर होता है, कुछ सोसाइटी का प्रेशर होता है, तो बेचारे खुद परेशान होते हैं, उनसे आपने क्या पूछना है। सर दैट वाज रियली इंफॉर्मेटिव। थैंक यू। अच्छा जी, मैं अभी ये जो मैसेजेस आए हैं मैं इनके तक काइंडली इनके जवाब दे। एक सवाल आया है जी कि किसने कहा जी कि आपने कोई टॉपिक सेंटेंस स्टार्ट करना है तो ये ज्यादा प्रेफरेबल है कि आप उसको कोटेशन से स्टार्ट करें। देखिए डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। टॉपिक सेंटेंस को, जो टॉपिक सेंटेंस होता है आप उससे मुराद क्या लेते हैं, पहली चीज तो ये है। ये किसका सवाल है? आसिफ आप टॉपिक सेंटेंस से क्या मुराद लेते हैं? पहले तो मुझे ये बताएं ना, कि ताकि मुझे आइडिया हो कि आपके टॉपिक सेंटेंस का कंसेप्ट ठीक है कि गलत है। अच्छा जी, आसिफ अभी नहीं आ रहे हमारे पास, चलें जी तब तो हम किसी और को ले लेते हैं। अच्छा जी, बुक्स तो ऐसे कि मैं खुद भी आपको सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इस तरह कोई एक बुक नहीं है। तो आप कल को कहें जी सर ने हमें किताब बताई थी जी, हमने वो पढ़ी, हम फेल हो गए, तो आप लोग मुझे कर्ज करेंगे, तो उस तरह नहीं है। मैं आपको बात बताऊं, ये किसी का मैसेज आया जी कि मेरी CSS की 80% प्रिपरेशन हो गई है और मुझे अटेम्प्ट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मुझे कहते हैं जी आपकी 100% प्रिपरेशन हो तो आप जाएं। तो आप किसी CSS के टॉपर से भी पूछेंगे ना, CSS ऐसा एग्जाम है, कंपटीशन का ऐसा एग्जाम है जिसमें आपकी तैयारी कभी भी 100% नहीं हो सकती, कभी भी 100% नहीं हो सकती। आप CSS को 10 साल भी दे देना, आपकी तैयारी फिर भी 100% नहीं हो सकती। फिर भी आपको लगेगा जी ये चीज रहेगी, ये चीज रहेगी। तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपकी CSS की तैयारी 70% है ना, कि आपने 70% सिलेबस कवर किया हुआ है, 65-70%, ये आपकी तैयारी मोर देन इनफ है और ये आपको पोजीशन दिला सकती है ये तैयारी आप। तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट करें जी CSS को। ठीक है जी। देखिए PMS का ये है कि अगर आप ये कहें जी कि क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी हर जगह मैटर करती होती है। हाँ, PMS कैसे कंपैरेटिवली आसान होते हैं क्योंकि उसमें उनका एक तो चेकिंग क्राइटेरिया इतना उन्होंने टाइट नहीं किया होता, उनका चेकिंग क्राइटेरिया थोड़ा सा लैक्स होता है। उसके बाद उसमें आपने जो वर्ड्स लिखने होते हैं वो भी कम लिखने होते हैं, तो कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि आसान।
चलिए टॉपिक्स पे लेक्चर्स इंशाल्लाह डिटेल कर लिया करेंगे। देखिए वैल्यूएशन स्ट्रेटजी है जी कि जो आप आउटलाइन लिख के भेज दिया करेंगे, कोई इंट्रोडक्शन लिख के भेज दिया करेंगे, ड्यूरिंग जो हमारा सेशन होगा उसमें मैं आपको उस पर फीडबैक दे दिया करूँ। अच्छा ये किसी का सवाल आया है जी कि हमने थीम को किस तरह, देखिए वो जो थीम आप ग्रास्प करने वाली बात करें ये भी एक लंबी डिबेट चली है, इसको आप अभी छोड़ दें, अभी सिर्फ हमारी ओरिएंटेशन क्लास है। ये देखें ये जो आपके सवाल आप कर रहे हैं ना कि ये इसके ऊपर डिटेल बहुत लंबी चली जाएगी, और देखें मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज के ऊपर डिटेल बताऊं जी कि वर्ड्स कितने रिक्वायर है तो कितने लिखने चाहिए, जो आपका जो है मतलब इस तरह की चीजें मैं भी आपको, मेरे लिए पॉसिबल नहीं मैं आपको बता सकता। तो अगर कोई जनरल नेचर का आपका सवाल तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, जी जैनब ये मैं लास्ट सवाल ले रहा हूँ, उसके बाद मैं क्लास कंक्लूड कर रहा हूँ। जी जैनब जैनब आपकी आवाज नहीं आ रही। चलें जी, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जिन जिन लोगों के एग्जाम है उन सब के लिए बेस्ट विशेष, अच्छी तरह तैयारी करें। और ये जो आपको लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना कि इस दफा टाइम ना दें, जिनकी 70-80% तक तैयारी है, तो आप बिल्कुल अल्लाह ताला का नाम लेके पेपर में जाके बैठे और इंशाल्लाह आप लोग पास भी होंगे। और देखिए अब आप टॉपिक सेंटेंस इंट्रोडक्टिव सेंटेंस पे आ गए। ठीक है जी, आप लगे रहे, मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और बाकी ये जी कि अभी टाइम क्योंकि हमारा कंक्लूड हो गया, हमारा ओरिएंटेशन क्लास जो थी वो तकरीबन 30-40 मिनट्स की प्लान की थी, हम अब काफी ऊपर चले गए इसके ऊपर टाइम के ऊपर। देखिए पीएमएससी एग्जाम मैं आपको कोई टेंटेटिव डेट नहीं बता सकता क्योंकि उसको लेके बड़ी ज्यादा जो है ना अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। मैं आपको ये कह दूं 2 महीनों में हो रहे हैं, 3 में होना तो आप मुझे बाद में डिस्कस करें, लेकिन जो एक टेंटेटिव है ना डेट शेड्यूल, एक टेंटेटिव शेड्यूल है, वो हम ये सुन रहे हैं कि अगस्त से पहले नहीं होंगे, मतलब ये सुन रहे हैं, लेकिन हो सकता है कल डेट शीट अनाउंस कर दें। अभी तक एक टेंटेटिव है कि जुलाई अगस्त इसके आसपास आपके कहीं पे होंगे पीएमएससी एग्जाम। चलिए जी, बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।